Hello students, so I welcome you to all my YouTube channel that is AKD। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लाइफ प्रोसेसेस का नेक्स्ट टॉपिक दैट इज न्यूट्रिशन। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है जो कि न्यूट्रिशन। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं इस टॉपिक को। सो न्यूट्रिशन हाइलाइटर आई हैव चूजन, आपको शायद दिख रहा होगा ये येलो येलो जो भी मैं हाईलाइट करते जाऊंगा। व्हेन वी वॉक और राइड अ बाइसिकल वी आर यूजिंग अप एनर्जी। ठीक है, मतलब जब भी हम लोग कोई भी काम कर रहे हैं, चल रहे हैं, या फिर अगर एक बाइसाइकिल को राइड कर रहे हैं तो हम लोग अपना एनर्जी को यूज कर रहे हैं। सिंपल सी बात है। इवन व्हेन वी आर नॉट डूइंग एनी अपेरेंट एक्टिविटी एनर्जी इज नीडेड टू मेंटेन अ स्टेट ऑफ ऑर्डर इन आवर बॉडी। अगर मान लीजिए अगर हम लोग कुछ नहीं भी कर रहे हैं लेकिन हमें तभी एनर्जी की ज़रूरत तो होती ही है टू मेंटेन अ स्टेट ऑफ ऑर्डर। मतलब यहाँ पे किसको मेंटेन करने के लिए हमें मेंटेन करने की जरूरत है अपनी स्टेट ऑफ ऑर्डर। यहाँ पे स्टेट ऑफ ऑर्डर का क्या मतलब है, जैसे कि लाइफ लाइफ प्रोसेसेस के अंदर स्टेट ऑफ ऑर्डर का मतलब ये होता है जैसे कि हमारे ये लाइफ प्रोसेसेस जो जो होते हैं, जैसे कि अगर हम लोग बात करें कि स्टेट ऑफ ऑर्डर में लाइफ प्रोसेसेस यानी कि डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, मान लीजिए जो जो हमारे अंदर काम चल रहे हैं उनको हम लोग मेंटेन करने के लिए भी हमें एनर्जी चाहिए होता है। वी ऑल्सो नीड मटेरियल फ्रॉम आउटसाइड इन ऑर्डर टू ग्रो, डेवलप, सिंथेसाइज प्रोटीन एंड अदर सब्सटेंस नीडेड इन द बॉडी। व्हेन देखो यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है, वी ऑल्सो नीड मटेरियल्स फ्रॉम आउटसाइड इन ऑर्डर टू ग्रो। मतलब कि हमें बाहर से नीड किसकी होती है, मटेरियल्स की। नीड मटेरियल फ्रॉम आउटसाइड इन ऑर्डर टू ग्रो, मतलब कि हमें बाहर से कोई ना कोई मटेरियल चाहती है किसके लिए, टू ग्रो, डेवलप, synthesize protein and other substance needed in the body. This source of energy and material is the food we eat। मतलब कि this source of energy, ये जो फूड है हमारे लिए एनर्जी का काम करता है, एंड मटेरियल जो हमें चाहिए वो क्या है, फूड जो कि हम खाते हैं। सॉरी। तो हम लोग यहाँ पे क्या समझ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस। क्या पढ़ रहे हैं, चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस। उस चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस के अंदर आज हम लोग पढ़ने वाले न्यूट्रिशन टॉपिक को ये कुछ एनसीईआरटी ऐसे स्टार्ट करता है कि जब भी हम लोग व्हेन वी वॉक और राइड अ बाइसाइकिल, जब भी हम लोग वॉक करते हैं या फिर बाइसाइकिल को राइड करते हैं तो हमको एनर्जी की जो ज़रूरत होती है, एनर्जी उसमें यूज्ड अप होता है। ठीक है, इवन व्हेन वी आर नॉट, अगर हम लोग कुछ काम नहीं भी कर रहे हैं तभी एनर्जी चाहिए होती है। क्यों चाहिए होती है, टू मेंटेन अ स्टेट ऑफ ऑर्डर। स्टेट ऑफ ऑर्डर का क्या मतलब होता है, जो भी हमारे शरीर के अंदर काम चल रहे हैं, जो भी शरीर के अंदर हमारे प्रोसेजेस चल रहे हैं, जैसे कि डाइजेशन, एक्सक्रीशन, और आप बोल सकते हैं रेस्पिरेशन एंड मैनी मोर एक्टिविटीज डेट आर गोइंग इनसाइड आवर बॉडी, उसके लिए भी हमें एनर्जी चाहिए होता है। वी ऑल्सो नीड मटेरियल फ्रॉम आउटसाइड इन ऑर्डर टू ग्रो। मतलब कि हमें बाहर से कुछ ना कुछ मटेरियल चाहिए होता है, किस लिए, टू ग्रो, डेवलप, सिंथेसाइज प्रोटीन। यहाँ पे ये क्यों लिखा है, टू ग्रो का मतलब होता है बढ़ना, डेवलप माने भी अपने डेवलपमेंट, ग्रो और डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए चाहिए होता है। एंड टू सिंथेसाइज प्रोटीन, प्रोटीन क्यों चाहिए होता है, बेसिकली प्रोटीन्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आवर बॉडी। मतलब हमारी जो पूरी बॉडी, ह्यूमन की जो बॉडी, पूरी पूरी बॉडी हुई है, बनी हुई है, ये किससे मिलके बनी हुई है, ये प्रोटीन से बनी हुई है। पूरी बॉडी जो है, जो भी आपको दिख रहा है इसमें अधिकतर रिक्वायरमेंट या फिर परसेंटेज किसका रहता है, डेट इज आवर प्रोटीन। प्रोटीन ही बहुत जरूरी चीज होता है हमारे बॉडी के लिए। तो हमें बाहर से मटेरियल चाहिए होता है इन इन कामों के लिए, एंड अदर सर्विसेज नीडेड इन, और भी कोई सारे मटेरियल चाहिए होते हैं। एंड दिस सोर्स ऑफ
और ये सोर्स ऑफ एनर्जी के लिए हमारे लिए काम करता है, एंड द मटेरियल इज द फूड वी ईट। हाउ, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, हाउ डू लिविंग थिंग्स गेट देयर फूड, मतलब कि लिविंग थिंग को कैसे फूड मिलता है। ठीक है, मतलब कि कोई भी लिविंग थिंग, जैसे कि आप अपने आप को ही मान लीजिए एज ए ह्यूमन, तो ह्यूमन को कैसे फूड मिल रहा है, या फिर कोई भी और भी लिविंग थिंग में हमारे क्या क्या आ जाएंगे, प्लांट्स, ट्रीज, ह्यूमंस, इंसेक्ट, एनिमल्स एंड मैनी मोर प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, अभी हम लोग बेसिकली ये मान के चलते हैं, और भी हम लोग आगे चलते पढ़ेंगे कि और भी क्या क्या हो सकते हैं प्लांट्स और एनिमल्स के अलावा भी लिविंग थिंग्स। जैसे कि अगर मैं यहाँ यहाँ पे बात करूँ तो बैक्टीरिया, फंजाई, ये सब भी आते हैं हमारे लिविंग थिंग्स के अंदर ही आते हैं। प्रोटोजोन्स भी आते हैं, हाँ ये भी आ सकते हैं। द general requirement for energy and the material is common in all the organism, मतलब कि जो भी हमको हम लोगों ने पिछले न्यूट्रिशन में टॉपिक में ये बात की कि जो भी हम लोग को बाहर से क्या चाहिए होता है, कोई ना कोई मटेरियल, वो मटेरियल क्या होता है, फूड। तो जनरल रिक्वायरमेंट फॉर एनर्जी, जो भी हमारे पास जनरल रिक्वायरमेंट है एनर्जी की, एंड और जो भी हम लोग मटेरियल बाहर से ले रहे हैं, दैट इज कॉमन इन ऑल ऑर्गेनिज्म, मतलब कि जरूरी नहीं कि वो फूड एक ही टाइप का, लेकिन जो भी हम लोग बाहर से ले रहे हैं बेसिकली क्या ले रहे हैं, फूड एज ले रहे हैं, जिसको कि यहाँ पे एनसीईआरटी क्या बोल रहा है, मटेरियल। तो वो मटेरियल सारे ही ऑर्गेनिजम्स के लिए कॉमन होता है, बट इट इज फुलफिल्ड इन डिफरेंट वेज। मैंने क्या बोला कि हम लोग को न्यूट्रिशन क्या होता है, अभी हम लोग न्यूट्रिशन टॉपिक पढ़ रहे हैं, उसमें हमें क्या बताया गया कि हमें एनर्जी चाहिए, एनर्जी हमें कहाँ से मिलेगी, फ्रॉम द मटेरियल आउटसाइड, जो कि हम लोग बाहर से मटेरियल ले रहे हैं, मटेरियल फ्रॉम आउटसाइड, वो मटेरियल क्या है, फूड। लेकिन यहाँ पे क्या करें, मटेरियल इज कॉमन ऑल ऑर्गेनिजम्स, मतलब सारे ऑर्गेनिज्म पे वो मटेरियल सेम होगा, बट इट इज फुलफिल्ड इन डिफरेंट वेज, मतलब कि ये डिफरेंट डिफरेंट वे में हमें मिल सकता है, मतलब कि बहुत सारे डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट फूड मटेरियल्स हो सकते हैं। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर, मतलब कि दैट इज क्लियर टू यू। some organisms use simple food material obtained from inorganic sources, मतलब कुछ सारे organisms simple food material from inorganic sources in the form of the carbon dioxide and water। तो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स क्या यूज करते हैं, बहुत सिंपल फूड मटेरियल, वो सिंपल फूड मटेरियल क्या हो सकते हैं हमारे पास, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। आपको कितना सिंपल, ये सुनने में ही बहुत सिंपल लग रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सिंपल, तो ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर क्या हो जाएंगे हमारे पास, सिंपल फूड मटेरियल, जो कि ऑब्टेंड कहाँ से हो रहे हैं, इनऑर्गेनिक सोर्सेज। इनऑर्गेनिक सोर्सेज से हमें क्या क्या मिलते हैं, इनऑर्गेनिक सोर्सेज से हमें मिलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये क्या हो गए, इनऑर्गेनिक सोर्सेज ऑफ फूड मटेरियल, जो कि सिंपल फूड मटेरियल है। दिस ऑर्गेनिज्म द ऑटोट्रॉप्स इंक्लूड ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया, और ये इनऑर्गेनिक सोर्सेज पे कौन डिपेंड रहता है, हमारे ऑटोट्रॉप्स। कौन डिपेंड रहता है, हमारे द ऑटोट्रॉप्स। और इन ऑटोट्रॉप्स में कौन कौन आ जाते हैं हमारे पास, ग्रीन प्लांट्स आ जाते हैं, कौन आता है, ग्रीन प्लांट्स आता है, एंड सम बैक्टीरिया आता है। ठीक है, अदर ऑर्गेनिजम्स यूटिलाइज कॉम्प्लेक्स सबस्टेंसेस, और बहुत सारे ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स सबस्टेंस भी यूज करते हैं, यूटिलाइज कॉम्प्लेक्स सबस्टेंस। कॉम्प्लेक्स सबस्टेंस यानी जैसे अभी यहाँ पे ये एनसीईआरटी में क्या लिखा गया है कि ऑटोट्रॉफ, बहुत सारे ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको हम लोग ऑटोट्रॉफ बोलते हैं, जिन जो कि ऑटोट्रॉफ के अंदर कौन कौन अभी हम लोग को बताया गया, ग्रीन प्लांट्स और सम बैक्टीरिया, जो कि बहुत ही सिंपल फूड मटेरियल की यूज करते हैं, एंड दैट आर द सोर्सेज फ्रॉम द इनऑर्गेनिक सोर्स। और वो कौन कौन से, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर कौन यूज करता है, ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया। लेकिन ऐसे भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं कि जो कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर के अलावा भी कॉम्प्लेक्स सबस्टेंस, जो कि इनसे हट के थोड़े अलग ही कॉम्प्लेक्स सबस्टेंस होते हैं, जो कि अलग ऑर्गेनिज्म यूज में लाते हैं। दिस कॉम्प्लेक्स सबस्टेंस क्या हो सकते हैं, ठीक है, ये हम लोग पढ़ेंगे ये कि कॉम्प्लेक्स सबस्टेंस क्या हो सकते हैं, बट ये कॉम्प्लेक्स सबस्टेंस यहाँ पे देखो, सिंपल और कॉम्प्लेक्स का मतलब ये हुआ कि सिंपल यानी सिंपल जो कि बहुत ही नॉर्मल है, सिंपल जो कि आसान हो गया, सरल हो गया, ये क्या हो गया, सिंपल। कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स यानी जटिल, मतलब वो थोड़ा सा हार्ड होगा मटेरियल, वो कोई हार्ड मटेरियल ले रहे हैं, लेकिन वो हार्ड मटेरियल को भी हमें सिंपल में कन्वर्ट करना होगा, तो हैव टू बी
ब्रोकन डाउन, हैव टू बी ब्रोकन, मतलब कि इस कॉम्प्लेक्स मटेरियल सब्सटेंस को भी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर वन, हमें भी इसे तोड़ के हार्ट को आसान करना होगा। ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर वन बिफोर दे कैन यूज्ड फॉर अपकीप एंड ग्रोथ ऑफ द बॉडी, मतलब कि सिंपल सी बात यहाँ पे ये कही जा रही है कि हमारे बॉडी के ग्रोथ के लिए अपकीप, मतलब कि अपकीप छोड़ो, मतलब कि हमारे बॉडी के ग्रोथ के लिए हमें सिंपल सी क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। और वो एनर्जी कहाँ से आएगी, फूड मटेरियल से। और सिंपल फूड मटेरियल जितना होगा उतनी आसानी से हमारे पास एनर्जी आ सकती है। तो हम लोग जो सिंपल ले रहे हैं उनका तो कोई बात ही नहीं, लेकिन जो ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस ले रहे हैं उनको भी तोड़ के ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर, उनको भी तोड़ के सिंपलर वंस में, सिंपल फूड में बनाना पड़ेगा ताकि हमारी बॉडी की ग्रोथ हो सके। इज इट क्लियर? आई थिंक इज इट क्लियर, इट इज क्लियर। टू टू अचीव दिस ऑर्गेनिज्म यूज बायोकैटलिस्ट कॉल्ड एंजाइम, मतलब ये अगर कॉम्प्लेक्स चीजें हैं तो इनको तोड़ने के लिए क्या चाहिए हमें, ऑर्गेनिज्म यूज बायोकैटलिस्ट कॉल्ड कॉल्ड एंजाइम्स, मतलब कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को तोड़ने के लिए सिंपलर वंस में हमें क्या चाहिए, बायोकैटलिस्ट, जिसको कि हम लोग एंजाइम, मतलब कि अगर मैं बात करूं तो मैं एक मिनट आपको बताता हूँ क्या होगा। मान लीजिए कि ये चल नहीं रहा, अब ये दिखेगा तो कॉम्प्लेक्स को सी कॉम्प्लेक्स फूड सी एफ, तो सी एफ को हम लोग तोड़ेंगे किसमें, एस एफ, एस एफ यानी सिंपलर फूड। तो ये सिंपलर फूड, और इस एरो पे आप एक काम कीजिए, इस एरो के साइड में यहाँ पे लिख दीजिए एंजाइम, मैं एंजाइम को ई से शो कर रहा हूँ। तो एंजाइम क्या है, एज अ बायोकैटलिस्ट काम करता है, मतलब कि अगर जो ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल ले रहे हैं उसको भी सिंपलर वन में कन्वर्ट करना है ताकि हमको एनर्जी मिल सके, तो उसके लिए हम लोग एंजाइम्स यूज करेंगे। ठीक है, तो आई थिंक आपको यहाँ तक क्लियर हो गया। दस Thus, the heterotroph's survival depends directly or indirectly on the autotrophs. तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि हेट्रोट्रॉप्स का जो सर्वाइवल होता है वो कहाँ पे डिपेंड, किस पे, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड करता है, ऑटोट्रॉप्स, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, ऑटोट्रॉप्स क्या लेते हैं, सिंपलर फूड मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, एंड दीज आर द सिंपलर फूड मटेरियल्स। तो इनसे एनर्जी लेने में या फिर गेट, उसको एनर्जी निकालने में, उससे रिलीज करवाने में हमें आसानी होगी, मतलब एनर्जी अच्छे से डिराइव हो पाएगी। लेकिन हेट्रोट्रॉप्स को, कॉम्प्लेक्स सबस्टेंस को सिंपलर वन में तोड़ना पड़ेगा, इसलिए हेट्रोट्रॉप्स कहीं ना कहीं डिपेंड करते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ऑन द ऑटोट्रॉप। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हेट्रोट्रॉप सर्वाइवल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड अपॉन द ऑटोट्रॉप्स। हेट्रोट्रॉप्स ऑर्गेनिज्म इंक्लूड एनिमल एंड फंजाई। तो यहाँ पे ये पूरा जो पैराग्राफ है इससे हमें क्या, न्यूट्रिशन का बेसिकली आप अभी एक डेफिनेशन लिख लीजिए, मैं एकदम छोटे शब्दों में बताता हूँ कि प्रोसेस ऑफ प्रोसेस ऑफ the process of obtaining food, the process of the process by which an organism obtain their food material is called nutrition, मतलब कि कोई भी ऑर्गेनिज्म किस तरीके से अपना फूड ले रहा है उसको हम लोग न्यूट्रिशन बोलते हैं। और यहाँ पे हमें दो चीज बताई गई, ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं, ऑटोट्रॉप्स वो होते हैं जो कि सिंपलर फूड मटेरियल लेते हैं या फिर दे मेड, अभी हम लोग पढ़ेंगे और भी। तो ऑटोट्रॉप्स यहाँ पे क्या बताया कि जो कि सिंपलर फूड मटेरियल लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड द वाटर, एंड द एग्जांपल्स ऑफ प्लांट, ग्रीन प्लांट्स एंड द bacteria, and the heterotrophs take complex substance as their food material
जो कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को ब्रेक डाउन करते हैं सिंपलर वन में बाय यूजिंग एंजाइम। और आपको हेटरोट्रॉप वाले टॉपिक में एक पॉइंट ये भी लिखना है, हेटरोट्रॉप सर्वाइवल डिपेंड्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन द ऑटोट्रॉप्स। इसके एग्जांपल हमारे पास क्या हो जाएंगे, एनिमल्स और फंजाई। इज इट क्लियर? लेट्स गो अहेड। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हम लोग पढ़ेंगे, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो अपन देख रहे थे कि न्यूट्रिशन को टॉपिक को हमने स्टार्ट किया था। न्यूट्रिशन टॉपिक में अपन ने क्या देखा कि न्यूट्रिशन का मीनिंग क्या होता है। न्यूट्रिशन का सिंपल मीनिंग होता है कि बाहर से फूड मटेरियल लेना, उससे हमें एनर्जी को प्राप्त करना। क्या होता है कि बाहर से फूड मटेरियल को ऑब्टेन करना और उससे हमें एनर्जी को प्राप्त करना, टू गेट आवर एनर्जी नीडेड फॉर द लाइफ प्रोसेसेस। इज इट क्लियर? इट इज क्लियर, आई थिंक सो। अब हम लोग पढ़ेंगे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का बेसिक मतलब या फिर सिंपल मतलब क्या होता है। ऑटो, ऑटो यानी सेल्फ। आप लिखते चलिए, मैं डिक्टेट करते चलता हूँ। ऑटो, ऑटो को आप कैसे लिखेंगे, ऑटो है तो ऑटो को ऐसे करके अंडरलाइन कीजिए और ऑटो के पास ऐसे एरो लगाइए और लिखिए क्या लिखना है आपको, सेल्फ। यहाँ पे आपको सेल्फ लिखना है। ऑटो यानी सेल्फ। ट्रॉफिक, ट्रॉफिक मतलब टू गेट, ट्रॉफिक यानी टू गेट मतलब कि अपने आप से, मतलब कि खुद से एनर्जी को प्राप्त कर लेना, अपने फूड को प्राप्त कर लेना, क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। आइए पढ़ते हैं और समझते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है। कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म आर फुलफिल्ड बाय द फोटोसिंथेसिस। यानी कि कार्बन, जैसे कि हमने बात किया टॉपिक हाउ डू लिविंग ऑर्गेनिजम्स गेट देयर फूड, तो उसमें ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म के लिए फूड के सोर्सेस क्या बताए गए, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट, जो भी कार्बन है या फिर उनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म आर फुलफिल्ड बाय द फोटोसिंथेसिस। तो इसमें एक बहुत अच्छी फिनोमिना होती है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंदर। हमें या फिर जो भी उसमें ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें हम लोग को एक बहुत ही अच्छी फिनोमिना देखने को मिलती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। इट इज अ प्रोसेस, इट इज अ फिनोमिना, इट इज अ प्रोसेस दैट इज बेसिकली सीन अंडर द ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। मतलब कि जो भी एनर्जी रिक्वायरमेंट है इन द ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, वो हमें कहाँ से देखने को मिलती है, वो हमें फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस एज अ प्रोसेस हमें देखने को मिलती है। तो फोटोसिंथेसिस क्या है, तो आइए हम लोग देखते हैं फोटोसिंथेसिस क्या है। तो इट इज फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस by which autotrophs take in substance from outside and convert them into stored form of energy। तो ये बोल रहा है कि फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है। फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच, जिससे कि ऑटोट्रॉप्स टेक सबस्टेंस फ्रॉम आउटसाइड, मतलब कि यहाँ भी सबस्टेंस को आउटसाइड से ही लिया जाए, सबस्टेंस फ्रॉम द आउटसाइड, एंड फिर उसे कन्वर्ट किया जाता है इनटू द स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। मतलब कि न्यूट्रिशन का बेसिक मतलब यहाँ पे हमें ये पिछले कुछ अपने पार्ट में ये देखा कि न्यूट्रिशन यानी कि फूड को लेना और उससे एनर्जी रिलीज करवाना, उसे एनर्जी प्राप्त करना। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि ऑटोट्रॉप्स ऑर्गेनिज्म के अंदर एक फिनोमिना, एक प्रोसेस चलता है जिससे, जिसको कि हम लोग फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। और ये प्रोसेस के अंदर क्या होता है, जिसमें कि ऑटोट्रॉफ ऑर्गेनिज्म टेक देयर सबस्टेंस फ्रॉम द आउटसाइड, मतलब कि अपना सबस्टेंस आउटसाइड से तो लेता है, लेकिन उसे फिर कन्वर्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ स्टोर्ड एनर्जी। मतलब कि फोटो सिंथेसिस को आप ऐसे बोल सकते हैं, इट इज द प्रोसेस इन विच ऑटोट्रॉफ्स टेक सबस्टेंस फ्रॉम, बाहर से सबस्टेंस लेता है और उसे देन कन्वर्ट करता है। मतलब कोई भी सबस्टेंस बाहर से ले रहा है तो क्या ले रहा है, फूड ले रहा है, और उसे हम लोग को क्या करना है, एनर्जी में कन्वर्ट करना है। सिंपल सी बात है। दिस मटेरियल इज टेकन इन द फॉर्म ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड एंड द वाटर। मैंने सिंपल से ही बताया कि ऑटोट्रॉफ्स बेसिकली क्या लेते हैं, इनऑर्गेनिक सोर्सेज ऑफ फूड होता है इनका, जो कि क्या आता है, कार्बन डाइऑक्साइड और द एंड वाटर। तो विच इज कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट। तो
ऑटोट्रॉफ्स या फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड, अपन कार्बन डाइऑक्साइड या फिर वाटर लेते हैं, जो कि हम लोग कन्वर्ट करते हैं इनटू द कार्बोहाइड्रेट, कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट है। तो क्लोरोफिल बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फोटोसिंथेसिस का डेफिनेशन बेसिकली या फिर एवरी ईयर आता ही है एग्जाम में लिखने को। अभी मैं डिक्टेट करूंगा, आपको लिखना है फोटोसिंथेसिस का डेफिनेशन। कार्बोहाइड्रेट्स आर यूटिलाइज्ड फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द प्लांट्स। मतलब कार्बोहाइड्रेट क्या है हमारे पास, यहाँ पे अभी अपन ने ये या फिर हमने ये पढ़ा कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लेते हैं हम लोग बाहर से, और फिर उसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या है, कार्बोहाइड्रेट क्या है, कार्बोहाइड्रेट हमारे पास एक टाइप का फूड हो गया। क्या हो गया, फूड हो गया, जिससे कि हम लोग एनर्जी लेंगे। मतलब कि कहने का बात ये कि अपन ने कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनऑर्गेनिक सोर्सेस तो लिया हमने बाहर से एज अ आउटसाइड मटेरियल, और उसे हम लोग देन फूड मटेरियल जो कि सिंपलर हो सकता है, और भी उससे भी सिंपलर जो कार्बोहाइड्रेट है। और कार्बोहाइड्रेट को हम लोग ने कैसे बनाया, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, उसको हम लोग सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में कन्वर्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट में, और कार्बोहाइड्रेट फिर हम लोग यूटिलाइज करते हैं फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द प्लांट। मतलब कि सिंपल सी बात है कि कार्बोहाइड्रेट से हमें एनर्जी मिलती है। मतलब कि आप एक गांठ बांध के रख लीजिए अपने पास कि हमें एनर्जी कैसे मिलती है, मतलब एज ए ह्यूमन प्लांट्स, किसी भी चीज को एनर्जी कैसे मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से ही हमें एनर्जी मिलती है। तो बेसिक बेसिक हमारा ये नीड है कि हमें कार्बोहाइड्रेट बनाना है। तो हम लोग कैसे बनाएंगे कार्बोहाइड्रेट, तो प्लांट्स या फिर ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म में हम लोग कार्बोहाइड्रेट कैसे बनाते हैं। तो प्लांट्स या फिर ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म या फिर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हमें ये बताता है कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंदर एक हमें फिनोमिना देखने को मिलता है, या फिर ऑर्गेनिज्म जो उसमें होते हैं ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, उनके अंदर एक फिनोमिना देखने को मिलता है जिसे हम लोग बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। इट इज द प्रोसेस, मतलब ये प्रोसेस है जिससे कि हम लोग फॉर्मेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट करते हैं। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, फोटोसिंथेसिस को ऐसे लिख सकते हैं, इट द process by which the process by which an organism make its own food, with the help of carbon dioxide and water। द प्रोसेस, आप लोग लिखे द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म मेक इट्स ओन फूड with the help of carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll। ठीक है, ठीक है। एंड whereas carbon dioxide and water is converted into carbohydrate, whereas carbon dioxide and water is converted into carbohydrate in the, और बाकी सब तो हो गया। और कार्बोहाइड्रेट हमारे पास किसके यूज आता है, फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द प्लांट्स। वी विल स्टडी हाउ दिस टेक प्लेस इन द नेक्स्ट सेक्शन। मतलब कि कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी कैसे बन रही है वो हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में देखने वाले हैं आप लोग। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए, कार्बोहाइड्रेट से ही हमें एनर्जी मिलने वाली है। तो बेसिक एनर्जी सोर्स कहाँ है हमारे पास, जो कि एवरी ऑर्गेनिज्म में देखने को मिल सकती है, कार्बोहाइड्रेट। और भी होते हैं एनर्जी सोर्सेज, प्रोटीन भी होते हैं, लिपिड्स भी होते हैं, बट उनके भी कंडीशंस अलग हैं। लेकिन हर ऑर्गेनिज्म कार्बोहाइड्रेट एज ए एनर्जी सोर्स काम करती है। मतलब कार्बोहाइड्रेट आप ये रट ही लीजिए, कार्बोहाइड्रेट आर यूटिलाइज्ड फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट के अंदर हमारे पास क्या क्या आते हैं, ग्लूकोज आता है, सुक्रोज आता है, फ्रक्टोज आता है, स्टार्च आता है, ग्लाइकोजन आता है, और बहुत सारी चीजें कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर आती हैं। ठीक है, द कार्बोहाइड्रेट्स विच आर नॉट यूज्ड इमीडिएटली एज अ, मतलब कि जो भी हमारे पास कार्बोहाइड्रेट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से बना, वो कि इमीडिएटली नॉट यूज्ड इमीडिएटली, तुरंत ही यूज नहीं कर लेते अपन लोग। क्या करते हैं, डेट आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, उसे अपन लोग स्टार्च के फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं, विच सर्व एज द इंटरनल एनर्जी रिजर्व टू बी यूज्ड एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड बाय द प्लांट। इतनी अच्छी अच्छी खूबसूरत बातें लिखी गई हैं, मैं आपको बताता हूँ। तो क्या यहाँ पे कहा जा रहा है,
तो फोटोसिंथेसिस से अब हम क्या बना रहे हैं, हम बना रहे हैं कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। हम फोटोसिंथेसिस से कार्बोहाइड्रेट बना रहे हैं, और कार्बोहाइड्रेट से ही हमें एनर्जी मिलेगी। तो हम लोग कार्बोहाइड्रेट को तुरंत ही, not immediately we will used for the energy production, not immediately we will used for the energy प्रोडक्शन। तो हम लोग क्या करेंगे, इस जो भी कार्बोहाइड्रेट है इसे हम लोग स्टोर कर लेंगे अदर फॉर्म में। मतलब कार्बोहाइड्रेट मैंने बताया ना, बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट के बहुत सारे फॉर्म होते हैं, जैसे ग्लूकोज हो गया, ग्लूकोज भी एक कार्बोहाइड्रेट है, फ्रक्टोज हो गया, सुक्रोज हो गया, स्टार्च हो गया, ग्लाइकोजन हो गया। तो एज इसी में से एक फॉर्म क्या है, स्टार्च। स्टार्च को एक कार्बोहाइड्रेट है जिसको कि हम लोग स्टोर कर लेंगे, और जब जो जरूरत पड़ेगी हम लोग एज ए एनर्जी प्रोडक्शन यूज कर सकते हैं। मतलब कि जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, where this is highlighted, ये स्टार्च कैसा काम करेगा, इंटरनल एनर्जी रिजर्व के फॉर्म में काम करेगा। इंटरनल एनर्जी रिजर्व टू बी यूज्ड एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड बाय द प्लांट। मतलब जब भी प्लांट को जरूरत पड़ेगी एनर्जी के लिए, वो स्टार्च से एनर्जी ले लेगा, स्टार्च से एनर्जी प्रोडक्शन कर लेगा, ठीक है। अ A somewhat similar situation is seen in us, where some of the energy derived from the food we eat is stored in our body in the form of glycogen, ठीक है। तो इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में करके एक चीज बोलता हूँ कि ना, प्लांट्स में एनर्जी फूड स्टोरेज किस फॉर्म में होती है। फिर आप मेरा पॉइंट सुनिए। प्लांट्स में प्लांट्स में एनर्जी स्टोरेज किस फॉर्म में होती है, तो प्लांट्स में एनर्जी स्टोरेज इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च होता है। एंड फूड स्टोरेज इन द एनिमल्स किस फॉर्म में, मतलब कि फूड स्टोरेज इन एनिमल्स किस फॉर्म में होता है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में। तो आप पॉइंट दो पॉइंट करके लिखिए कि स्टोर्ड फूड मटेरियल इन प्लांट, देखिए स्टोर्ड फूड मटेरियल इन प्लांट, उसके आगे एरो लगाइए, आप लिखिए स्टार्च। स्टोर्ड फूड मटेरियल इन प्लांट, उसके आगे एरो लगाइए और लिखिए स्टार्च। और लिखिए नेक्स्ट लाइन में स्टोर्ड फूड मटेरियल इन एनिमल्स, उसके आगे एरो करके लिखिए ग्लाइकोजन। स्टोर्ड ग्लाइकोजन की स्पेलिंग नहीं आ रही होगी, तो ये रही, ये रही, मैंने बहुत ज़्यादा डार्क कर दिया। ये रही ग्लाइकोजन की स्पेलिंग। आप फटाक से देख के लिखिए कि स्टोर्ड फूड मटेरियल इन एनिमल्स। स्टोर्ड फूड मटेरियल मतलब कि बाहर से तो कोई भी हम लोग फूड ले रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली हमारे अंदर एक फूड मटेरियल जो कि एज अ एनर्जी सोर्स, एज ए इंटरनल एनर्जी रिजर्व काम करती है, कौन सी है, ग्लाइकोजन। एज ए एनर्जी स्टोर्ड एनर्जी रिजर्व काम करती है, वो क्या है, ग्लाइकोजन। तो आपने दो पॉइंट लिख लिया, फोटोसिंथेसिस का डेफिनेशन लिख लिया। फोटोसिंथेसिस क्या बोलता है कि इट इज द प्रोसेस बाय it is the process by which autotrophs make their own food. Autotrophic organism make their own food with the help of CO2 and water in the presence of sunlight and the water, uh, where, uh, where carbohydrate is formed, where carbohydrate is formed, ठीक है। इट इज क्लियर। अब हम लोग पढ़ते हैं कि आखिर में ये कार्बोहाइड्रेट बन कैसे रहा है। कार्बोहाइड्रेट कैसे बन रहा है, तो मैंने क्या बोला कि CO2 एंड वाटर यूज तो करेंगे फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में हम क्या यूज करेंगे, CO2 एंड वाटर। CO2 एंड वाटर, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है 6 CO2, मतलब कि 6 हमने CO2 की मॉलिक्यूल। अभी आप ये छोड़िए, आपको पहले ये CO2 दिख रहा है और वाटर H2O वाटर दिख रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल भी दिख लिया। क्लोरोफिल क्या होता है अभी अपन बात करेंगे। क्लोरोफिल क्या होता है, सनलाइट तो आप जानते ही हो। आप सुबह उठते हो, ब्रश करते हो, नहीं भी करते हो तो कुल्ला करते ही होगे। जैसे ही कुल्ला करते हो आप बाहर निकलते हो, देखते हो सन की रोशनी आ रही है, तो वही सनलाइट होती है, ठीक है। तो हमारे पास CO2 हो गया, वाटर हो गया, सनलाइट भी हो गई आपने जो देखी है, क्लोरोफिल हो गया जो आपने नहीं देखा है। तो इनके प्रेजेंस में हमारे पास एक कार्बोहाइड्रेट बनता है जिसे कि हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लूकोज बोलते हैं, जिसे कि हम लोग ग्लूकोज बोलते हैं। और साथ में हमारे पास ऑक्सीजन भी लिबरेट होती है, जैसे कि आप लोगों ने सुना ही होगा, सुना होगा, क्या सुना होगा
कि आप लोगों ने सुना होगा कि पेड़ के पास बैठने से ऑक्सीजन मिलती है इन द मॉर्निंग टाइम, इन द डे टाइम, नॉट मॉर्निंग, इन द डे टाइम। मतलब कि पेड़ों से ही हमें ऑक्सीजन मिलती है। आप लोगों ने बचपन क्लासों में पढ़ा हो, बचपन क्लासों मीन्स फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट्थ जब भी पढ़ा हो, वो पता चल रहा होगा कि ऑक्सीजन मिलती है। तो कैसे मिलती है? बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस से हमें ऑक्सीजन भी मिल जाती है। फूड का, प्लांट का अपना खाना भी बन जाता है और हमें अपनी ऑक्सीजन भी मिल जाती है, जो कि ह्यूमन की जरूरत की चीज होती है। तो कैसे ये रिएक्शन भी आप नोट कर, जहाँ फोटोसिंथेसिस का आपने डेफिनेशन लिखा वहां पे ये भी पॉइंट नोट कर लीजिए। लेट अस नाउ सी व्हाट एक्चुअली हैपेंस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। मतलब प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस के समय एक्चुअली क्या होता है। मैंने तो आपको डेफिनेशन बोल दिया, रिएक्शन भी दिखा दी, लिखने को भी बोल दिया, आपको समझ में भी आ गई कि अपन CO2 और वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल सनलाइट, तो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट बनेगा। कौन सा कार्बोहाइड्रेट? ग्लूकोज बनेगा, C6H12O6, 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 C6H12O6 ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट जो कि, और हमारे पास ऑक्सीजन और वाटर भी लिबरेट होगा, ऑक्सीजन और वाटर भी लिबरेट होगा। तो इसमें कौन कौन से इवेंट्स होते हैं, मतलब कि प्रोसेस ऑफ प्रोसेस प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस में कौन कौन से इवेंट हमें देखने को मिलते हैं, अगर होते हैं ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। तो फर्स्टली क्या होता है? एब्जॉर्प्शन। फर्स्ट प्रोसेस या फर्स्ट स्टेप इन द फोटोसिंथेसिस क्या होता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय द क्लोरोफिल। क्लोरोफिल है क्या ये? समझेंगे समझेंगे, टाइम आने दो। तो क्या होता है? क्लोरोफिल ही ऐसा केमिकल है जो कि सनलाइट, जो आपको सुबह सुबह सनलाइट दिखती है, ड्यूरिंग द डे टाइम जो भी सनलाइट दिखती है, वो क्लोरोफिल एक केमिकल होता है जो कि पूरे सनलाइट या फिर लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब करता है। फर्स्ट स्टेप, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी या फिर एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल। एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट या फिर लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी बाय द क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या एक केमिकल है जो कि लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। मान लो मैं, मेरे पास और कोई हाइलाइटर नहीं है, तो मैं आपको डायग्राम बना के दिखाता हूँ। मान लो एक ये केमिकल है जो कि येलो कलर या फिर लेट से ग्रीन कलर का है, जो कि आपको नहीं दिख रहा है ग्रीन कलर, लेकिन मान लो, और यहाँ से मान लो सनलाइट कैसे आती है, सनलाइट आई, सनलाइट आई, और इस केमिकल ने एब्जॉर्ब कर लिया, तो ये केमिकल भी येलो हो गया। लेट्स से, होता नहीं है लेकिन आप समझ जाओ कि ये केमिकल क्या हो गया, येलो हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया? क्लोरोफिल एक केमिकल है जिसके ऊपर सनलाइट पड़ी और उसने लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया। और ये फिर करता क्या है? कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो इसने लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब की, उसने फिर केमिकल एनर्जी में उसे कन्वर्ट किया। सेकेंड पॉइंट क्या है? कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू द केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन टेक प्लेस। और जो वाटर मॉलिक्यूल, मतलब कि फोटोसिंथेसिस में हमने दो चीज पढ़ा। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि ऑर्गेनिज्म अपने आप खुद खाना बनाता है। किसकी मदद से? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो आप बोलोगे सर, या फिर कुछ भी बोलो भैया, CO2 और वाटर का रोल क्या है, कैसे हो कैसे रहा है? तो क्लोरोफिल सनलाइट के प्रेजेंस में होता है, तो क्लोरोफिल सनलाइट को एब्जॉर्ब किया, ठीक है। और एब्जॉर्ब करने के बाद जो भी लाइट, सनलाइट में क्या है? लाइट एनर्जी है। उस लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया। का ये मतलब है कि जो हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल है उसे तोड़ दिया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। ये वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। तो वो बेसिक सी बात है कि टूटेगा किसमें? हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में टूट जाएगा, ठीक है। अब कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होगा? तो कार्बन डाइऑक्साइड रिडक्शन हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस हो जाएगा टू फॉर्म द कार्बोहाइड्रेट। मतलब कि CO2 से ही हमारे पास ग्लूकोज या फिर कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है। आपको कैसे पता चला कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस ही हो रहा है?
ये चीज हम लोग हायर क्लासेस में पढ़ेंगे कि कैसे पता कि कार्बन डाइऑक्साइड ही रिड्यूस हो रहा है। लेकिन रिडक्शन का मैं यहाँ पे आपको एक मतलब बता सकता हूँ कि रिडक्शन का मतलब आपने क्लास 10th के केमिस्ट्री के फर्स्ट या फिर आई थिंक सेकेंड थर्ड जो भी चैप्टर हो, आप लोगों ने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन नाम के दो रिएक्शन पढ़े होंगे। ऑक्सीडेशन यानी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिडक्शन यानी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ये दो चीज आप लोग याद कर लो, रिडक्शन यानी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो जो वाटर से हमें हाइड्रोजन मिला वो हाइड्रोजन चला गया CO2 के पास, क्या हो गया, CO2 रिड्यूस हो गया कार्बोहाइड्रेट में, जो ऑक्सीजन बचा वो तो लिबरेट हो गया। मतलब कि CO2 ही ग्लूकोज में बन रहा है। तो कैसे बन रहा है, जो वाटर टूटा, पहले क्लोरोफिल सनलाइट को एब्जॉर्ब किया, वो लाइट एनर्जी को चेंज करता है केमिकल एनर्जी में। कैसे चेंज किया, बाई स्प्लिटिंग द वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल को तोड़े, स्प्लिट यानी तोड़ना, किस 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 एटम में तोड़ दिया इनटू द टू एटम, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो लिबरेट हो जाएगा, और वाटर और जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन CO2 के साथ मिलके ऐड, CO2 में ऐड होगा तो CO2 का रिडक्शन हो जाएगा। रिडक्शन होकर CO2 कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज में, जो कि हमारा एक कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट से हमारा एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगा। इट इज क्लियर? चलो, बहुत बढ़िया, इट इज क्लियर। these steps need not takes place one after the other immediately। मतलब कि ये जरूरी नहीं कि जो भी 3 स्टेप्स दिए हैं ये एक के बाद एक ही हो, ये कभी भी कोई भी स्टेप हो सकता है। क्योंकि हम ये तो नहीं बोल सकते कि लाइट एनर्जी, क्लोरोफिल ने लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया, अब वो चुपचाप वो इस एनर्जी को रखे रहेगा, या फिर एब्जॉर्ब करने के बाद वो वेट करेगा कि कब वाटर आएगा या फिर कब CO2 आएगा। लेट्स सपोज कि कोई 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 प्लांट्स के अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि वो प्लांट CO2 रात में लेता है, ठीक ना। लेट सपोज, मुझे भी नहीं पता अभी, आपको एग्जांपल आगे चल के बताऊंगा कि, अच्छा चलो पहले पढ़ते ही हैं, पहले पढ़ते हैं क्या लिखा है, फिर आपको क्लियर होगा। मतलब कि ये 3 स्टेप्स जो है कंपल्सरली नहीं है कि एक के बाद एक ही होगा, कि पहले क्लोरोफिल लाइट एब्जॉर्ब करेगा, फिर लाइट एनर्जी का कन्वर्जन केमिकल एनर्जी में होगा, फिर स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन होगा, फिर रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द कार्बोहाइड्रेट होगा। ये कोई कंपल्सरी नहीं है, लेकिन ये जरूरी है कि वाटर टूटेगा तभी ऑक्सीजन लिबरेट होगा और हाइड्रोजन जाके ऐड होगा कार्बन डाइऑक्साइड में और कार्बोहाइड्रेट बनेगा। ये प्रोसेस तो सही है, लेकिन ये फिक्स नहीं है कि ये एक के बाद एक ही होंगे। मान लो कि अभी CO2 नहीं है हमारे पास, ठीक है, अभी CO2 नहीं है हमारे पास, अभी सिर्फ वाटर है हमारे पास। तो लाइट, क्लोरोफिल ने लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया और उसने वाटर को तोड़ दिया इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो अभी ये स्टोर हो जाएंगे, मतलब पड़े रहेंगे या फिर नहीं टूटे। और जब और फिर जब कार्बन डाइऑक्साइड आएगा तो वो उसके साथ ऐड हो जाएगा और ऑक्सीजन लिबरेट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि डेजर्ट प्लांट्स टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट एंड प्रिपेयर एन इंटरमीडिएट विच इज एक्टेड अपॉन बाय द एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय द क्लोरोफिल ड्यूरिंग द डे। मतलब कि जो डेजर्ट के प्लांट होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड रात में लेते हैं, प्रिपेयर एंड इंटरमीडिएट विच इज एक्टेड अपॉन बाय एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय द क्लोरोफिल ड्यूरिंग। मतलब कि जो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल तो को सनलाइट कब मिलेगी, उस केमिकल को सनलाइट सुबह टाइम मिलेगी, तो उसने सुबह टाइम की एनर्जी को एब्जॉर्ब करके रख लिया। लेकिन वो एनर्जी, तो यहाँ पे ऊपर क्या लिखा है, दिस स्टेप्स नीड नॉट टू टेक प्लेस वन आफ्टर द अदर इमीडिएटली। इमीडिएटली मतलब कि ये प्रोसेस एक के बाद एक तुरंत नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि इसने एक एग्जांपल दिया डेजर्ट प्लांट का। डेजर्ट प्लांट में मान लो ये एक के साथ एक तुरंत हो जाते, तो उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, क्योंकि क्लोरोफिल अभी लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया डे टाइम और उसने वाटर को तोड़ दिया, अब उसे CO2 तो मिली ही नहीं। जो कि डेजर्ट प्लांट CO2 को एब्जॉर्ब मतलब कि लेता कब है, रात के समय। जब वो रात के समय लेता है तो वो फिर क्या करेगा, उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके रखेगा, जब उसे वो किसी इंटरमीडिएट में
चेंज हो जाएगा। मतलब इंटरमीडिएट वो छोड़ो, मतलब वो एब्जॉर्ब करके रखे रहेगा, जब उसे CO2 मिलेगी तब वो जाके चेंज होगा। मतलब कि इमिडिएटली नहीं होगा करके एब्जॉर्प्शन ही रहेगा, जब उसे जब जरूरत पड़ेगी तब वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली ये पॉइंट आप मत याद करो, आप सिर्फ इन 3 पॉइंट्स को याद कर लो। इज इट क्लियर? तो अपन अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। Let's see how each of the component of the above reaction necessary for the photosynthesis. If you carefully observe a cross section of leaf under the microscope, अगर आप एक लीफ के क्रॉस सेक्शन को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे कहाँ पे, अंडर माइक्रोस्कोप में, तो आपको क्या क्रॉस सेक्शन, यानी जब आप किसी भी लीफ को लीजिए और उसको हॉरिजेंटली काट दीजिए तो उसका क्या आ जाएगा, क्रॉस सेक्शन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, क्रॉस सेक्शन आ जाएगा। तो आप लोग क्या नोटिस करो, यू विल नोटिस दैट सम सेल्स कंटेन ग्रीन डॉट्स। तो वहां पे सम आपको ग्रीन डॉट्स दिखाई देंगे। वो ग्रीन डॉट्स क्या होते हैं, बेसिकली आपको क्लोरोफिल ही होते हैं। दिस ग्रीन डॉट्स आर द सेल ऑर्गेनल कॉल्ड द क्लोरोप्लास्ट। मतलब क्लोरोप्लास्ट एक सेल ऑर्गेनल है। सेल ऑर्गेनल क्या होता है, मतलब कि एक सेल के अंदर जो जो भी हमारे पास पार्ट्स होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, और ईआर हो गया, राइबोसोम्स हो गए, गोल्जी हो गया, लाइसोसोम हो गया, वैक्यूल हो गया, ये सब हमारे पास है सेल ऑर्गेनल्स। उसी तरीके से ग्रीन प्लांट्स में हमारे पास क्या होता है, एक और टाइप का ऑर्गेनल होता है, सेल ऑर्गेनल, जिसको कि हम लोग क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल एक केमिकल है। क्लोरोफिल एज अ पिगमेंट वर्क करता है। पिगमेंट यानी ये लाइट एब्जॉर्बिंग केमिकल है। ठीक है, तो आपको अब समझ में आ गया कि फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिसमें कि CO2 और वाटर यूज होता है इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट। क्लोरोफिल क्या होता है, क्लोरोफिल एक केमिकल है जो कि क्लोरोप्लास्ट नाम के सेल ऑर्गेनल के अंदर पाया जाता है। इज क्लियर नाउ? ठीक है, तो क्या करें, आगे भी पढ़े कि इसको यहीं पे एंड करते हैं? आई थिंक मुझे एंड करना चाहिए। So thanks for watching this video and keep watching.